जमाना क्या कहेगा ये आप कभी मत सोचिएगा। जमाना क्या कहेगा ये है वो है, जमाना क्या कहेगा ये आप कभी मत सोचिएगा, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है, बहुत अजीब दुनिया है भाई साहब। जानते हैं क्यों? नाकामयाब लोगों को, जो लोग इस जमाने में नाकामयाब हैं, कामयाब नहीं हैं, उनको तो भाई साहब रेस्पेक्ट मिलता ही नहीं है, इज्जत ही नहीं मिलता है। और कामयाब लोग से तो लोग जलता है। जो नाकामयाब है उसका वैल्यू नहीं है, जो कामयाब है उससे जल रहा है। इसलिए दुनिया क्या कहता है इन सारी बातों को मारिए गोली, सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, दुनिया की बातों में मत जाइए, आत्मनिर्भर रहिए। किसी की बातों पे मत जाना है कि हम ये करेंगे तो ये होगा, हम वो करेंगे तो वो होगा। चलिए, सबसे पहले सुप्रभात सभी हमारे प्यारे बच्चों को, रेहानी फिजिक्स से जुड़े हुए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वंस अगेन रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम जुड़ने वाले हैं हम अपने लेक्चर नंबर 20 से, जो बड़ा ही प्यारा लेक्चर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डन ना? डन। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 होने वाला है, और आज का लेक्चर ना भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। मजा मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है जिससे आप मतलब एकदम एकदम फील के साथ आपको पढ़ना है। चलिए लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, जब तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा तब तक आपको गॉस थ्योरम नहीं आएगा। इसको फाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इसीलिए पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फाई से। अगर हम आपसे कुछ पूछें, छोड़ दीजिए इसको, कुछ पल के लिए भूल जाइए, बिकॉज इसके भूलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसको जानने के लिए अभी आपको बहुत सारा चीज हमको रिमाइंड कराना पड़ेगा। अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर आप बता दीजिए एरिया कौन सा क्वांटिटी है, तो आप तुरंत बोलिएगा सर जी एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर ना नाम ही है एरिया वेक्टर। अब भाई कैसे एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा सा देखिएगा। हम आपको अभी बताने वाले एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर। सही है। एरिया वेक्टर में थोड़ा सा फील कीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। सही है। इसमें एक रेक्टेंगल हम रिप्रेजेंट कर दिए। क्या कर दिए? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, जिसका साइड ये ए है, सॉरी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। ए। अगर इस स्क्वायर का हम आपसे सिर्फ एरिया पूछें तो आप क्या कीजिएगा? एरिया इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ए इंटू ए करिए। लेकिन अगर हम इसका एरिया वेक्टर पूछें तब तो इसमें डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछें कि एरिया वेक्टर बताइए तब तो इसमें डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। और भैया डायरेक्शन किधर होगा? तो जब भी ये 2D पिक्चर होगा, ये कौन सा पिक्चर है? 2D पिक्चर। तो 2D पिक्चर में ये आप पक्का नोट कर लीजिएगा कि डायरेक्शन जो होगा एरिया वेक्टर का हर हाल में उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। फिर से, अगर कोई 2D पिक्चर है, 2D पिक्चर को हम लोग ओपन डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D पिक्चर का मतलब ओपन डायग्राम। क्या ये 2D है? बिल्कुल है। और 2D पिक्चर में जब भी आप एरिया लेंगे, हम अभी बहुत सारा चीज क्लियर करने वाले हैं। 2D पिक्चर में आप जब भी एरिया लेंगे तो उसका जो जब भी डायरेक्शन लेंगे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अभी हम फ्लक्स नहीं बता रहे हैं। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सही है ना? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? प्लेन पर ना परपेंडिकुलर होगा। सही है। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ये इसका प्लेन ये है, और यही नहीं इसका पूरा प्लेन सतह है, और इस पे परपेंडिकुलर ये जो मार्कर खड़ा हुआ दिख रहा है, यानी जो जेड एक्सिस है। फिर से, ये जो पूरा प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पे प्लेन पर परपेंडिकुलर यही ना होगा, ये होगा ये। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस ऐसे है। जहां भी ये खड़ा होगा प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा तो कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए कौन सा हम लगाते हैं? यूनिट वेक्टर के कैप। जेड एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लगाते हैं? के कैप लगाते हैं। थोड़ा हम और डिटेल में जाते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज हमारा मेन उद्देश्य है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फुल ऑपरेशन देना। कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आप बादशाह हो जाइए। फिर से, एरिया वेक्टर
क्लास में जाकर चर्चा की जगह अरे एरिया भी वेक्टर होता है। भैया बिल्कुल होता है। वॉल्यूम वेक्टर होता है? नहीं, वॉल्यूम किसी भी हाल में वेक्टर नहीं हो सकता है। एरिया वेक्टर एरिया का लंबाई गुने चौड़ाई। एक बार फिर से ये ए बी सी डी, अगर हम आपसे पूछे एरिया बताइए तो ए बी गुने क्या लिख सकते हैं? ए बी इंटू बी सी। ए बी भी आपका ए है, ए बी भी आपका ए है और बी सी भी आपका क्या है? ए ही है। यानी वेक्टर ए इक्वल टू एरिया इसका जो हो जाएगा ए स्क्वायर और के कैप। के कैप बिकॉज डायरेक्शन जो होगा हर हाल में प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। हम एरिया वेक्टर के थोड़े से और से डिटेल में जाते हैं। तो जैसे ही हम एरिया वेक्टर के डिटेल में जाएंगे तो एरिया वेक्टर पहले कितने प्रकार का होता है तो देखिए, सबसे पहले एरिया वेक्टर नोट करते चलना है। एरिया वेक्टर एक हो गया आपका क्या? 2D वेक्टर। 2D वेक्टर में जिसको हम लोग ओपन सरफेस के लिए लेते हैं। कौन से सरफेस के लिए लेते हैं? ओपन सरफेस। अभी आपका पूरा कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका 3D सरफेस, 3D वेक्टर, जिसको हम लोग कौन से सरफेस के लिए लेते हैं? क्लोज सरफेस के लिए लेते हैं। पहले सिर्फ मुझे यहां पे आपको एरिया वेक्टर समझाना है, बिकॉज जब तक आप एरिया वेक्टर नहीं समझिएगा आपका कुछ नहीं होने वाला। चलिए थोड़ा सा पहला वाला देखते हैं 2D वेक्टर। 2D वेक्टर के लिए जिसको हम लोग कौन सा सरफेस बोलते हैं? ओपन सरफेस भी बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं? ओपन सरफेस बोलते हैं। चलिए ओपन सरफेस में बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट हम लिख सकते हैं इन 2D वेक्टर। क्या क्या सर बढ़ाते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बोथ डायरेक्शन आएगा सर आर करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। यहां से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और यहां पे हो गया जेड एक्सिस। यहां पे हम आपको एक दे दिए, यहां पे दे दिया आपको एक, क्या दे दिए? स्क्वायर दे दिए। ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। सही है। यहां पे आपको इसका एरिया वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? एक और क्वेश्चन यहां पे, तब जाके क्लियर होगा। यहां पे अपने मन से देखिए, आप एक्स वाई जेड को किसी को भी कहीं भी चेंज कर सकते हैं। ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है। ये हमारे ऊपर है, किसी को एक्स वाई जेड कर सकते हैं। और क्वेश्चन 2 है कि आप चलिए इसका एरिया वेक्टर निकाल के दिखाइए, इन वाले सरफेस का। 2 क्वेश्चन है आपके पास। ये दोनों 2D वेक्टर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सरफेस भी बोलते हैं। इसको कौन सा सरफेस बोलते हैं? ऊपर लिखा हुआ है 2D वेक्टर को कौन सा सरफेस बोलते हैं? ओपन सरफेस भी बोलते हैं। अब मुझे आपके सामने 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन का एरिया वेक्टर निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है। इसको आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, छोड़िए एरिया, ये आप इसका, ये L है, सही है ना, और ये आपका B है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। चलिए अब मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर बराबर होगा क्या? इसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, और डायरेक्शन लेना है। अब डायरेक्शन में 2 बात हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन ना हर हाल में लिखा हुआ इन 2D वेक्टर बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, और डायरेक्शन सरफेस पे प्लेन होना चाहिए। तो या तो आप इस सरफेस पे देखिएगा, ये वाला जो आपका रेक्टेंगल है, यहां देखिएगा, ये वाला जो रेक्टेंगल है, आप ऊपर भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, नीचे भी। 3D वाली बात नहीं कर रहे हैं, 3D में कंसेप्ट दूसरा है। ये एक एरिया है, आप फिर से इसको अच्छे से समझिए। मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाना है, लेकिन वहां तक जाने से पहले हम आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। क्या ये एक एरिया है? अब इस एरिया का हमको एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई और वेक्टर चाहिए, तो हम बोल रहे हैं अगर वेक्टर 2D है तो 2D वेक्टर में दोनों ही डायरेक्शन सही है। भैया ये दोनों डायरेक्शन होगा क्या? तो पहला डायरेक्शन या तो आप परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर ले सकते हैं या परपेंडिकुलर सरफेस के नीचे ले सकते हैं। फिर से, या तो आप परपेंडिकुलर, ये जो सतह है, ये जो ऐसे है, या तो यहां पे ऊपर ले सकते हैं या नीचे ले सकते हैं। जब आप ऊपर लीजिएगा तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? वाई कंपोनेंट। और जब आप नीचे लीजिएगा तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? वाई ही मिलेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। फिर से, ये आपका एक एरिया है, पैनिक मत होइए। एरिया सुन के डर लगता है यार, क्या ये एक्स वाई जेड प्लेन में सैचुरेटेड है? कौन से प्लेन में सैचुरेटेड है? एक्स वाई। इसका ना इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर चाहिए। अगर 2D वेक्टर है, 3D वेक्टर में हम क्लोज बना के समझाएंगे, तो आप बोथ डायरेक्शन आर करें। ऊपर वाला भी डायरेक्शन सही है, नीचे वाला भी डायरेक्शन सही है। यानी इन कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर मुझे इसका क्या चाहिए? एरिया वेक्टर। तो यहां पे अगर ऊपर होगा तो वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट के लिए जे का, या तो ये आंसर हो गया। ये किसके लिए? ऊपर वाले डायरेक्शन के लिए। अगर आप नीचे वाले का एरिया वेक्टर चाहिए तो फिर से लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन नीचे के लिए आपका क्या हो जाएगा?
y कंपोनेंट ही होगा, लेकिन आपका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड में हम नीचे के लिए क्या लेते हैं, माइनस से, सही है ना। चलिए इसका एरिया निकाल के दिखाइए, तो फिर से इसका एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे डायरेक्शन लगाना है, ऊपर भी डायरेक्शन लिख सकते हैं इसके और नीचे भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ऊपर वाले डायरेक्शन में देखिए जेड कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट के लिए सॉरी के कैप लगेगा, ऊपर में जेड कंपोनेंट के लिए के कैप और नीचे में जेड कंपोनेंट के लिए क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है, ठीक है, और नीचे के लिए हो जाएगा माइनस के कैप। कहीं से कुछ भी नहीं है, बस समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। अगर 2D वेक्टर है तो आपका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, दोनों डायरेक्शन सही होगा। 3D वेक्टर में ये वाला नियम नहीं लगता, और डायरेक्शन हर हाल पे, और ये जो डायरेक्शन है हर हाल में प्लेन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहीं भी ले लीजिए, यहां परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन वेक्टर हर हाल में कैसा होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है और नीचे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, इस सरफेस पे कहीं भी, सही है। आप यहां से कोई दिक्कत है, फिर से देखिएगा, 2D वेक्टर को ओपन सरफेस बोलते हैं। ओपन सरफेस में हम लोग दोनों डायरेक्शन सही ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं। ध्यान रहे ये जो डायरेक्शन होगा सरफेस के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। ऊपर में y कंपोनेंट है इसलिए प्लस j का, नीचे में माइनस y कंपोनेंट होगा इसलिए माइनस j का। इसमें देखिए हम चेंज करके दे दिए यार हमेशा आपको y, ऊपर में z कंपोनेंट है तो k कैप, नीचे में होगा निगेटिव z एक्सिस इसलिए माइनस k कैप, सही है। आप इसको भी नोट कीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा 3D वेक्टर में। 2D वेक्टर क्लियर, थोड़ा सा 3D वेक्टर का भी आप स्टडी कर लीजिए, जगह की कमी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम एक ही साथ दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। दूसरा देखिएगा 3D वेक्टर, 3D वेक्टर को हम लोग क्लोज सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। 3D वेक्टर को कौन सा सरफेस बोलेंगे, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में ओनली आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज करेक्ट, ओनली आउटवर्ड, इनवर्ड तो होना नहीं चाहिए। इसलिए तो आपका सतह था, सतह पे क्या होना चाहिए, कि ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं। 2D में थोड़ा सा और समझ में आएगा, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज करेक्ट, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन करेक्ट होगा। लड़का बोला सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहां बोर कर रहे हैं, कथी डायरेक्शन के चक्कर में लगाए, हीरो बना रहे हैं आपको। हाँ लड़की लोग भी देख रही होती, हीरोइन बना रहे हैं आपको। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका फुल एक्सपर्ट होना चाहिए। आजकल आप कहीं दूसरी जगह देखते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, उसके डेफिनेशन को पढ़ लिए, उसके अंदर के गहराई को तो जानने का लोग कोशिश नहीं करता है। इसमें कुछ है भैया, एक सतह है, 2D है, 2D सतह है, तो हर हाल में अगर आपको एरिया वेक्टर लेना होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा उस सतह के परपेंडिकुलर होगा। 2D की बात करें, जब भी परपेंडिकुलर होगा तो यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, और परपेंडिकुलर कहां कहां भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, सही है, दोनों डायरेक्शन सही है जहां भी 2D है। लेकिन 3D वेक्टर में जैसे हमारा क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, क्या ये 3D शेप का बॉडी है, इसमें जो हम डायरेक्शन लेंगे सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ही लेंगे। थोड़ा सा देखिए ना, हम तो आपके साथ तत्पर हैं, प्लीज अच्छे से समझिए। आप जितना समय लेना है लीजिए, जो करना है कीजिए, एक ही चीज को 5 बार देखिए। वीडियो के डाटा में रोना मत लगाइए, बाप रे डाटा डाटा कर रहे हैं, जानबूझ के देखिए। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक चालू भी नहीं किया है, बन जाइए हीरो हीरोइन। ये हमारा क्या है, 3D सरफेस है। सॉरी राइटिंग में तो भैया कुछ ना कुछ हमको मिलेगा ही। चलिए अगर हम आपसे पूछें इस 3D सरफेस में कुल कितने फेस हैं, तो एक फेस हो गया ये, ध्यान दीजिएगा, दूसरा फेस हो गया ये, तीसरा फेस हो गया ये, चौथा फेस हो गया आपका ये। देखिएगा टोटल 6 फेस होते हैं, है ना, 1 2 3 4 और एक सामने वाला 5, एक पीछे वाला हो गया 6, सही है ना। अब इस 6 सरफेस में हमारे पास देखिएगा एक ये है आपका सरफेस, है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हो गया आपका ये सरफेस, ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। तीसरा हो गया आपका ये सरफेस, चौथा हो गया आपका ये सरफेस, और पांचवा छठा पीछे होगा। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो यहां पे अगर हमसे किसी कोई पूछे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताइए तो सिर्फ आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड नहीं होगा, हम बता रहे हैं। यहां पे अगर कोई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताए तो इनवर्ड नहीं होगा, आउटवर्ड होगा। यहां पे कोई पूछे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताइए तो सिर्फ आउटवर्ड। कहां लेना है,
और 2D सरफेस में आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों होता था। यहां पे कोई पूछे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता दीजिए तो सिर्फ आउटवर्ड होगा, समझ आइए। जहां भी अगर पीछे वाले सरफेस जो दिख रहा है आपको उसका जो होगा तो अंदर की ओर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होगा। 3D बॉडी में या 3D वेक्टर में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड होगा। फिर से 3D में देखिए ये इस सतह के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताइए तो आउटवर्ड और इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या होगा आउटवर्ड। इस वाले सरफेस के लिए जरूरी थोड़ी है सेंटर से होगा, कहीं भी बना सकते हैं आउटवर्ड, लेकिन याद रहे परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस पे प्लेन, सरफेस पे एरिया वेक्टर हर हाल पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और सिर्फ आउटवर्ड होना चाहिए। 2D में आउटवर्ड इनवर्ड दोनों, 2D में आउटवर्ड इनवर्ड दोनों। एक और पिक्चर देखते हैं तब जाके कंप्लीट होगा। एक और देखते हैं सिलेंडर वाला कंसेप्ट है। एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, सही है ना। इसका बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा तो आउटवर्ड। इसका बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा आउटवर्ड। नॉर्मल होना चाहिए। अगर इस कर्व सरफेस पे पूछे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, सही है ना। यानी 3D सरफेस में दो डायरेक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ जो आउटवर्ड जाएगा उसी को लेंगे। थोड़ा सा और एक देख लेते हैं सॉलिड स्फीयर। ये आपका हो गया सॉलिड स्फीयर, सही है। यहां पे बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन बनता है, एक इनवर्ड बनता है, एक आउटवर्ड बनता है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम जब भी लेंगे आउटवर्ड लेंगे और आउटवर्ड हमेशा प्लेन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप जहां से लेना है लीजिए, आउटवर्ड लीजिएगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, जहां लेना है लीजिए। एरिया वेक्टर है, प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, जहां लेना है लीजिए। लेकिन सिर्फ आउटवर्ड लेना, ये इनवर्ड वाला डायरेक्शन नहीं होगा। ये इनवर्ड वाला डायरेक्शन फिर से 100 बार बोल रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत है एक बार और। अगर सरफेस क्या है 2D है, जिसको ओपन सरफेस बोलते हैं, ओपन सरफेस पे एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों सही है। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों सही है और परपेंडिकुलर होना चाहिए, चाहे वो 2D हो या 3D। लेकिन 3D सरफेस में सिर्फ हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जब भी लेंगे तो आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। जहां भी लेना आप लीजिए, आउटवर्ड ही डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, सही है। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर देखिए हम आपको आते हैं थोड़ा सा अब मजा आने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। आप जैसा बदमाश आदमी हम देखे नहीं, आप गुंडे हैं। कहां कहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना था, क्या क्या एरिया वेक्टर 2D वेक्टर, बट ऐसे भी कोई पढ़ाता है क्या? सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान, आ जाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ऐसा ही पर आता है, उसके बिना होने वाला नहीं है। मुंह नोच लेंगे पकड़ के, हाँ, और सीधे चूहा बना देंगे, नहीं बनाएंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। भूल जाइए उन सारी बातों को, मुक्का दे देंगे, कुछ भी मत भूलिए, अब जाकर के मजा आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through the given area. The total number of electric field line passes through the given area is called electric flux. The total number of electric field line passes through the given area is called electric flux. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिए गए एरिया से पास कर जाए उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi से डिनोट करते हैं, कभी कभी साइन से भी करते हैं, देखते हैं। चलिए काका पढ़ा देते हैं सर। मान लिए कि हमारे पास एक ये एरिया है, सही है ना। क्या है ये एरिया है और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। कितना E पास कर रहा है, देख लीजिए, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है 2। तो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। थोड़ा सा और देखते हैं। मान लिए कि इस एक और बड़ा सा एरिया बना दिया, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। अभी और डीप में जाएंगे, ऐसे मत बना लीजिएगा, ये शुरुआती लाइन जानकारी है। जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा 3। देखिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए दिए गए एरिया से, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए दिए गए एरिया से, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम आपसे एक और बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एरिया को बढ़ा दें, अगर हम इस एरिया को बढ़ा दें
तो जैसे जैसे एरिया और बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? लड़का पूछा वो कैसे सर? जितना एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा? पास करेगा। तो इसमें फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यानी कि पहली बात ध्यान दीजिएगा, फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। दूसरी बात, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जितना 5 को बढ़ेगा तो भाई साहब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। दूसरी बात, एरिया जितना ज्यादा बढ़ाएगा, हाँ एक बार और, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ऑलरेडी बढ़ने वाला है एकदम 200%, सही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। इसको थोड़ा सा छोटा मैं ऐसे लिख दूं, चूहा बना के जगह बन जाएगा। फाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, पहली बात। दूसरी बात, फाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। दूसरी बात, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दिए गए एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए, इस एरिया से 2 पास किया तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2, इस एरिया से 3 पास किया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3, इस एरिया से 4 पास किया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4। आपके मन में चल रहा होगा सर इसका कुछ तो यूनिट होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिफरेंशियल देखिएगा इसका क्या है भैया, इसी दोनों से न्यूमेरिकल डिफरेंशियल मिलता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशियल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे आपका क्वेश्चन सब सॉल्व होने वाला है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व आपसे करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस दोनों से ही बना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, यानी फाई ई बराबर ई डॉट ए। ई वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है। मुक्का से मारेंगे ना कैमरा में घुस के। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 11 में पढ़ाते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर हम ले रहे हैं, एरिया वेक्टर ले रहे हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कौन सा वेक्टर होगा? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एलिमेंट के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के इन्हीं दोनों से ये हमें ऑब्टेंड हुआ है। अगर हमसे कोई पूछे इसका इंक्लाइनेशन बता दीजिए, इंक्लाइनेशन के केस में क्या होगा? हम सारे चीज को भी देखिए बोर्ड पे जगह है नहीं, खुद सॉल्व करने वाले। इन केस ऑफ इंक्लाइनेशन क्वेश्चन होने वाला है अभी, तो फाई ई बराबर, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो सबको पता है कॉस थीटा लगता है। डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा लगता है, डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा लगता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा लगता है। डॉट हटाएंगे, कॉस लगाएंगे, थोड़ा सा इसका और काम कर ले। इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो यह कौन सा राशि है? अदिश राशि है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक और बात और हो जाए, ऐसा यूनिट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? तो देखिएगा रफ में हमको करना है ना, न्यूटन का एम एल टी के पावर -2, कोलम्ब का ए टी, मीटर का एल स्क्वायर, तो कितना हो गया? एम डायरेक्ट लिखते हैं, एल का पावर 3, टी का पावर -3, ए का पावर -1। कहीं से कोई दिक्कत? एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? किसी दिए गए एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए, इस एरिया से 2 किया तो 2, इस एरिया से 3 किया तो 3, इस एरिया से 4 किया तो 4। अब एक बात और बता दें, जैसे जैसे आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पास कर रहा है, आप 3 पास करने लगा। देखिए इस सेम एरिया लिए, ये 2 है, इससे 3 पास किया, तो 3 पास करेगा तो इलेक्ट्रिक, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए उसी को ना फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। और एरिया बड़ा कर दिए तो इलेक्ट्रिक, जैसे ही एरिया बड़ा कर दिए तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करने लगा, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। और
इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्हीं दोनों के कंसेप्ट से एक नया डेफिनेशन निकला, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट हो गया ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई बराबर ई डॉट ए, दोनों डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के बीच का हमेशा जो इंक्लाइनेशन लेते हैं वो cos थीटा लेते हैं। इसमें एक सबसे जबरदस्त बात ये है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। जगह तो है नहीं लेकिन तो लिखना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई एंड ए, हर हाल में जो थीटा होगा ई और ए के बीच का एंगल होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बना लेंगे, तब क्वेश्चन जब तक नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला है। लिख लिए राम कहानी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए दिए गए एरिया से। दूसरा बात पूछ दे, न्यूमेरिकल डिफरेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इंक्लाइनेशन के केस में ईडीए cos थीटा, थीटा ई और ए के बीच का एंगल है। अब जाकर के समझेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गहराई में थोड़ा सा और डूबते हैं, दो क्वेश्चन देते हैं तब जाकर के सॉल्व होगा। बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि हर हाल में जो थीटा होगा वो ई और ए के बीच का एंगल होगा। आप पक्का कंफ्यूज करने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सही है। इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, ये भी साइड ए है, ठीक है ना। ये आपका एरिया वेक्टर है, सही, सॉरी, ये आपका एरिया वेक्टर है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पक्का कंफ्यूज करिएगा, ठीक है ना। ये लग नहीं रहा यार, अब लग रहा है, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सही है ना। हाँ चलिए, इसमें आपको ना हम एरिया वेक्टर दिए ही नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि होगा क्या। तो दोनों का ना फ्लक्स निकालना है। बताइए तो इसका फ्लक्स क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपसे कोई पूछे इसका फ्लक्स क्या होगा, तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, आवारा कुत्ता बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डायरेक्शन में थीटा, थीटा कहां लेना है, 90 डिग्री। यहां पे दिखता है कि आपने 90 डिग्री, तो सीधा कॉस 90 ले लेता है। ऐसा मत कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कंपोनेंट के बीच में, ये तो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइंस के बीच में थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। यहां पे कोई थीटा बन रहा है क्या, अरे दो पैरेलल लाइंस के बीच में, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, एरिया का भी डायरेक्शन इधर है। यहां पे थीटा का वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ए cos 0, ये cos 0, cos 0, cos 0 कितना होता है 1, यानी फाई जो हो गया हमारा ये ही रहेगा। ये हमारा हो गया आंसर, सही है ना। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें देख रहे होइएगा भाई, इसमें तो एरिया है नहीं, तो एरिया का इधर ही खींच दे, बिल्कुल नहीं। इसमें जो एरिया होगा आप बता दीजिए, ये प्लेन बॉडी है, ये वुड है। हम आपको कैसे समझाएं, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, आप इसको समझिए, आप इस फील को देखिए कैसे इसमें थीटा 0 किया। अगर ये मोबाइल है और मोबाइल को हम ऐसे रखे हुए आपके सामने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे चीरते हुए इस मोबाइल को ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्क्रीन ब्लू वाले साइड से जाएगी, ये एक बॉडी है, हम रखने पर थीटा चेंज हो जाएगा, ऐसे है। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे चीरते हुए जा रहा है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, क्या ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं, परपेंडिकुलर तो हर हाल में ये होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास कर रहा है चीरते हुए। इस फोटो की हम बात कर रहे हैं, इस फोटो की नहीं। आप फिगर 1 को अच्छे से देखिए, ये आपका सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, और एरिया वेक्टर हर हाल में सरफेस पर परपेंडिकुलर, तो यही ना एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 है। अब इस मोबाइल को हम ऐसे कर दें, पहले वर्टिकली रखे थे, अब हॉरिजॉन्टली कर दिए। हॉरिजॉन्टली करेंगे तो थीटा क्या, हमारा जो एरिया वेक्टर होगा अब भी ऐसे ही होगा क्या, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। जब भी ऊपर होगा तो हमारा जो थीटा होगा, अब जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा कि नहीं, समझिए, फील लीजिए, बिना फील का ना बनेगा होगा। पहले ऐसे था,
इसलिए थीटा 0 था। अब ऐसे है, अब ऐसे करके आपको जो एरिया वेक्टर होगा हर हाल में परपेंडिकुलर यही ना हुआ, हर हाल में परपेंडिकुलर यही ना हुआ जी, अरे ये ना हुआ, तो यही तो बनाया है, देख लीजिए। अब परपेंडिकुलर देख लीजिए, प्लेन पर हर हाल में 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे कर देंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा। और दुर्भाग्य से उस समय डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे था। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर। अब जो होगा थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हुआ, हम बोल रहे हैं दिल चीर के ले लीजिए, लेकिन इस कंसेप्ट को समझिए। ये आपका एक सरफेस है, सरफेस को हम वर्टिकली रखे हुए हैं, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा। देखिए यही बना हुआ, वर्टिकली रखे हुए हैं, एरिया वेक्टर इधर है। क्वेश्चन में हम आपको दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास कर रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास करा देते तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाता। एरिया वेक्टर इधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो। एक और क्वेश्चन हम यहां करिए भैया, लीजिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। 3 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका हो गया एरिया वेक्टर और इधर पास कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 पिक्चर है आपके पास, सबको बनाना है, सही है ना? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को आप अच्छे से फील लीजिए। ये ऐसे है, कैसे है, ऐसे है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है और एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, थीटा का मान 0। क्या इसमें आप ऐसा कर सकते थे? हमको हर हाल में एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या हम इधर कर देंगे तो परपेंडिकुलर होगा। अब ये ऐसा वाला सीन है, ऐसे वाले सीन में ऐसे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास कर रहा है, मोबाइल को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। इसमें जो होगा फाई इक्वल टू E cos थीटा, क्या होगा E cos थीटा। इसमें जो थीटा का वैल्यू होगा, यही लोग कंफ्यूज करता है, और इसी कंफ्यूजन के लिए हम आपको 2D वेक्टर और 3D वेक्टर दिए हैं। यही कंफ्यूजन है और दूसरा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लड़का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर, और थीटा E और A के बीच का एंगल होगा। अब हो गया फाई इक्वल टू 0, cos 90 0। इसमें देख लीजिएगा फाई इक्वल टू E cos थीटा, क्या होगा E cos थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सॉरी एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा कि नहीं? हम आपको सिर्फ थीटा पे फोकस करा रहे हैं, आप क्या नहीं पहचानते। हम अब इतना 3 क्वेश्चन करा दिया ना, फिर चौथा देंगे फिर कंफ्यूज कर जाएगा। बाजी लगा ले, हो जाए सर, लगाइए बाजी, आइए काफी हारिएगा, मेरा सब्सक्रिप्शन फ्री कर दीजिए, कर देंगे। E cos 180 डिग्री, तो फाई इक्वल टू माइनस E है, सही है ना? थीटा समझे, थीटा सरफेस, सॉरी एरिया वेक्टर हर हाल में सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर सरफेस ऐसे है तो ऐसे होगा, अगर सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, सही ना? और थीटा E और A के बीच का एंगल है, नोट कीजिए तो इसको। तो चलिए, हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि आप पक्का गलती कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, हो जाए क्वेश्चन। चलिए एक बना के दिखाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E, ठीक है। यहां पे एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड फाई बनाइए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपका। 1 मिनट हो गया, बिकॉज आप तो वीडियो पॉज किए थे, हो गया ना 1 मिनट। चलिए, कितने लोग बना लिए हैं सो बताइए। देखिए आप कहां गलती किएगा, आप तुरंत किए हुईगा, सर्कल है ये, ठीक है ना, फाई इक्वल टू E cos थीटा, और आप E इंटू A के जगह पर पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस R है, पाई आर स्क्वायर cos 30 डिग्री, यही कर गए आप गलती। पूछिए क्यों? हम आपको फिर से बताएं ना, जब भी कोई सर्कल होगा तो इस पे अगर ये कोई प्लेट हम आपको सर्कल दे दें, तो क्या ये इस पे एरिया वेक्टर ये इसका परपेंडिकुलर है क्या? दिख रहा है नीचे परपेंडिकुलर, जब भी होगा तो ऊपर होगा, यानी कि यहां पे जो हम परपेंडिकुलर देंगे ये होगा ना इसका एरिया वेक्टर, और यहां पे जो पूरा हो गया ये 90 डिग्री हो गया ना 90 डिग्री। अब ये 30 है तो ये कितना डिग्री हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच के एंगल को लेना है। कर दिए ना गलती? देख लीजिए, यहां से कभी भी एरिया वेक्टर नहीं होगा, ये तो इसका रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा था, रेडियस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 30 डिग्री बना रहा था। हम आपको ये बताए हैं क्या कि रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के थीटा को लेना है, जब भी लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट, ये 30 है और परपेंडिकुलर इधर एरिया कभी नहीं होगा, बिकॉज ये तो सरफेस को टच करते हुए जा रहा है। अगर आप यहां से एरिया वेक्टर को पास करेगा तो ये ऐसे जाएगा, हर हाल में सर्कल पे ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा।
यानी कि यहां पे जो कॉस का वैल्यू होगा वो होगा 60 डिग्री। कितना होगा, यहां पे पाई आर स्क्वायर लेना था यार, पाई आर स्क्वायर, यहां पे जो कॉस का वैल्यू लेंगे वो होगा 60 डिग्री। अब जाकर के आप आंसर होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। लगे हाथ एक और क्वेश्चन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनाते हैं, क्वेश्चन 2। अपना 1 2 करते रहेगा, ठीक है। ये आपका ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फील देने वाला है, फील। काम करें हम राइटिंग का। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सब कुछ पूरा हम इधर से सरफेस से इसलिए इस फोटो से नहीं पास करा रहे कि फोटो आपको गंदा ना दिखे। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट आई कैप है। ये बता भी रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से गुजर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस से जा रहा है। कौन से एक्सिस से जा रहा है, एक्स एक्सिस से जा रहा है। सही है ना, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन को अगर आप बना लिए, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को आप एकदम रगड़ दीजिएगा, रगड़, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गिवन क्यूब इन ऑल फेस। इसमें 6 फेस है, 6 फेस का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट में। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हो गया, इन ऑल फेस, सभी फेस के लिए आपको पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फेस कितना, 1 2 3 4, पीछे 5, आगे 6। अब आपको ये कौन सा है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब 3D वेक्टर, याद कीजिएगा एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेना है। अब हम सरफेस, इस वाले सरफेस की बात करें, देखते रहिएगा, इस वाले सरफेस की बात करेंगे, सिर्फ इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर इधर होगा, अरे एरिया वेक्टर इधर होगा, आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। तो आइए पहले बता दीजिए φ1 फॉर सरफेस 1 के लिए, फॉर सरफेस 1 के लिए, तो φ1 इक्वल टू E1 cos थीटा। यहां पे थीटा कितना डिग्री, 180, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आई कैप और एरिया कंपोनेंट इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कंपोनेंट के बीच के एंगल को लेते हैं, तो φ1 इक्वल टू हो गया आपका -E1। सही है। चलिए इस वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दीजिए, सरफेस 2 के लिए। ये 1 हो गया आपका, ये 2 है, तो इसका ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया कंपोनेंट हमेशा आउटवर्ड होगा। कहां होगा, आउटवर्ड होगा। फोटो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कंपोनेंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो बता दीजिए फॉर सरफेस सेकंड के लिए, सेकंड सरफेस के लिए फिर से फॉर्मूला वही, φ2 इक्वल टू E1 cos थीटा, φ2 इक्वल टू E1 cos थीटा। यहां पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अरे नहीं होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया कंपोनेंट। हमेशा 3D वेक्टर में, 3D एरिया वेक्टर में आउटवर्ड ही लेना, इनवर्ड तो अलाउ ही नहीं है। 2D है तो आप इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ले सकते हैं, लेकिन आउटवर्ड वेक्टर में हमेशा 3D वेक्टर में हमेशा आउटवर्ड लेना है। और हर हाल में एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर है, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ध्यान दीजिए, ये एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट में। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, इसलिए 0। चलिए अब ये वाले सरफेस को थोड़ा सा देखिएगा, तीसरे सरफेस के लिए। फोटो धीरे धीरे हम आपका खराब कर रहे हैं। ये हो गया तो इसका इधर ही होगा, यानी कि फॉर सरफेस 3 के लिए, फॉर सरफेस 3 के लिए फिर से आपका जो φ3 हो जाएगा E1 cos थीटा होगा ना। थीटा का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही एरिया एलिमेंट है। E0 कर दीजिएगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दिया हुआ है, ठीक है ना। E0 हो गया, तो φ3 इक्वल टू E0 इंटू A, एरिया जो है cos 0 1, लिखने की जरूरत नहीं है, E3 निकल गया। अब चलिए सरफेस, इस सरफेस के लिए देखिएगा, सरफेस 4 के लिए, है ना। फिर से सरफेस 4 के लिए हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। थीटा का वैल्यू फिर से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच का 90 डिग्री। फॉर सरफेस 4 के लिए देखिएगा, फिर से φ4 इक्वल टू E1 cos थीटा। फिर से थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, और φ4 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, A cos 90 हो गया आपका 0, यानी φ4 इक्वल टू हो गया 0। चलिए
अब पांचवा और छठा सरफेस हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये है पांचवा, वो है छठा। देखिएगा तो पांचवा और छठा के लिए ध्यान दीजिएगा, ये बाहर वाला सरफेस है पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया एलिमेंट इधर होगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया एलिमेंट इधर होगा। ये आपका देखिएगा क्यूब का पांचवा सरफेस ये या छठा सरफेस इस साइड से, तो यहां भी थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है 90 डिग्री। अरे ये बाहर वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर हमेशा बाहर, अंदर वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर हमेशा बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर पांचवें सरफेस के लिए। तो पांचवें सरफेस के लिए फॉर सरफेस 5 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। 5 और 6 हम दोनों कर देते हैं, फॉर सरफेस 5 और 6 में दोनों में ही क्या होगा, तो जितना 5 होगा उतना ही 6 होगा। यहां पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और सबको ही जानता है कि cos 90 होता है 0। नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स हो गया आपका 5 = 5 1 + 5 2 + 5 3, मजा आया, प्लस 5 4 + 5 5 + 5 6, सही है ना। 5 1 माइनस E नॉट A, 5 2 0, 5 3 + E नॉट A, 5 4 0, 5 5 0 0 0 + E नॉट A, यानी नेट फ्लक्स का जो वैल्यू हो गया वो भी 0 ही हो गया। कहीं से कोई दिक्कत है, हर हाल में 3D वेक्टर में एरिया वेक्टर आपका आउटवर्ड होना चाहिए। क्यूब के 4 फेस को समझा दिए, पांचवा ये है तो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर, छठा अंदर वाला है एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को ही हम थीटा लेते हैं। अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा लगा, पूरा एकदम ऑपरेशन हुआ ना, और भी बनाना है क्या, चलिए एक और हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जान झोंक दिए, एक आखिरी क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है, प्लीज बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको 30 सेकंड का समय देंगे तो हम आपको 1 सेकंड देंगे, बिकॉज इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। अरे समझदार वाली बात नहीं है, समझदार तो हमारा हर रेहानी फिजिक्स का हर बच्चा है, ठीक है ना। एक सरफेस ये है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है भाई, हम बता दें E = E नॉट I कैप है। I कैप का मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x एक्सिस पे, सही है ना। आपको इस सिलेंडर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सिलेंडर, नेट फ्लक्स ऑफ सिलेंडर। क्या करेंगे, ये इसका कर्व सरफेस है, सिलेंडर है तो ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में कहीं भी ले लीजिए, कर्व सरफेस पे यही सिलेंडर यहां रखें, कर्व सरफेस से कहीं भी लीजिएगा तो एरिया एलिमेंट हमेशा 90 डिग्री होगा, यहां होगा 90 डिग्री, यहां होगा 90 डिग्री, हर जगह जो एरिया वेक्टर होगा ये इसका ऊपर चाहे नीचे, एरिया वेक्टर ये थीटा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब तो चलिए फॉर कर्व सरफेस के लिए पहले करना है, फॉर कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के लिए phi E = phi 1 कर लेते हैं, E A cos थीटा, थीटा = 0 डिग्री, अरे थीटा 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो phi 1 = E 0 कर लेते हैं। फॉर सरफेस सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड, तो फॉर सेकंड सरफेस के लिए, फॉर सेकंड सरफेस थीटा बताइए तुरंत। सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 180 डिग्री, थीटा कितना हो गया phi 2 = E A, E नॉट लिख लीजिएगा यहां पे, E A cos थीटा, E की जगह पे E नॉट, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर होता है ये, अरे ये सर्कुलर होता है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, चूंकि थीटा कितना डिग्री है 180, क्यों है भैया 180, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच के एंगल को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया एलिमेंट इधर है, cos 180, यानी phi 2 हो गया आपका E नॉट पाई माइनस E नॉट, cos 180 का वैल्यू माइनस E नॉट पाई आर स्क्वायर। चलिए वैसे ही इधर इसमें प्लस हो जाएगा, फॉर सेकंड थर्ड सरफेस के लिए, फॉर थर्ड सरफेस हो गया ना। यहां पे लिख सकते हैं phi 3 = वही फार्मूला है, E A cos थीटा, यहां पे थीटा 180 डिग्री, मुंह नोच लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया एलिमेंट भी इधर, दोनों का थीटा सेम है, एक ही डायरेक्शन है, थीटा 0 डिग्री, तो phi 3 = E नॉट पाई आर स्क्वायर, cos 0 1 होता है। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स phi = phi 1 + phi 2 + phi 3,
फाइव इक्वल टू फाइव सुन के डर लगता है, मत डरा करो बच्चे। जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी तड़पता रहेगा, तड़पता है। और जब दूर जाते हो तो क्या हाल होता है हम नहीं बता पाएंगे यार। 5 1 0 5 2 माइनस हो गया आपका ई नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ई नॉट है, गलती से एप्सिलॉन नॉट मत कर लीजिएगा, हम भी स्टाइल में। नेट फ्लक्स 0 0 0 0। कैसा लगा बताइएगा, सही है। तो हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके ब्लड में नहीं नस में डाल दिए, सही है ना। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हैं, ये सारा ओपन सरफेस के लिए पढ़ रहे थे, ऊपर था। अब जो आएगा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम वो क्लोज सरफेस के लिए होगा। और गॉस थ्योरम का क्या विकिपीडिया है ये बताया नहीं बनता, आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिलता है क्वेश्चन बैंक, हम आपको करवाएंगे भी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया तो एक बार तो भाई बॉस आपके लिए थैंक यू बनता है। आप हमारे जहां भी सोशल मीडिया पे एक बार थैंक यू सर जरूर लिखेगा ताकि मुझे हम अप्रिसिएट हो। आज के लेक्चर के लिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम के साथ। बाय।